बाजार के रहने वाले भाई सुरेश जी और इस क्षेत्र को बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलाने वाले भाई प्रवीण जी, मेरे युवा साथियों और प्यारे छात्र छात्रियों, सबसे पहले तो प्रवीण जी सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ताली इनके लिए इस बात के लिए कि भीम जैसे छोटे से कस्बे में आपने एक छोटी सी शुरुआत की है। शुरुआत से आज कि दुनिया में सब बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अपने हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन उनको किसी टारगेट के लिए उनको आप तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने एक बीड़ा उठाया है इस टीम के लिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी लोग साइंस स्ट्रीम से है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आर्ट्स फील्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, बावजूद इसके आप लोगों ने साइंस फील्ड आपने चॉइस किया है। निश्चित रूप से साइंस वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पढ़ने में होशियार होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत टारगेट बेस्ड अपना काम करते हैं ना आप लोग? निश्चित रूप से करते होंगे। आर्ट्स वालों को ये देखा जाता है कि आर्ट्स वाले तो मस्ती करने वाले होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं, है ना? ऐसा हम जब पढ़ते थे उस समय, अब आज की क्या हालात है मुझे पता नहीं। जैसा कि प्रवीण जी सर ने मुझे बताया कि आपको सिर्फ फोकस आज आपको कि हम हाउ कैन बी गेट मच एंड मच परसेंटेज इन आवर एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप बहुत अच्छे अंकों से आप पास होंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और हम जिस जमाने में पढ़ते थे, मैंने 95 के अंदर सीनियर पास की थी, तो वो एक समय अलग था। अभी 2022 चल रहा है, ये अलग समय है। उस जमाने की पढ़ाई की स्थितियाँ अलग थी, आज की स्थितियाँ अलग है। तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन इज मच हार्ड। आज के युग में अगर कोई 99% भी लेके आता है ना, तो कोई उसके बारे में देखता नहीं, कोई उसके बारे में पढ़ता नहीं, लाया होगा। मतलब ये परसेंटेज को लेकर इतना अपन लोग चल रहे हैं। अभी जो गतबार आज का जो रिजल्ट था 99% है, तो इसका मतलब क्या हो, वो तो सारी किताबें उसको लिख सकता है, ऐसे ही माना जाता है। तो आप लोग साइंस फील्ड से हो और आपके पास में समय बहुत है। एक महीने का मतलब कितने दिन है आपके पास में? 30 दिन है। 30 दिन का मतलब आपके पास में कितने घंटे हैं? कैलकुलेशन कीजिए, कितने मिनट है आपके पास? बहुत समय है। लेकिन अपने को मैनेजमेंट ऑफ द टाइम, यदि अपन किसी काम को मैनेज कर लेते हैं तो डेफिनेट वी कैन अचीव आवर टारगेट, वी कैन गेट आवर डेस्टिनेशन। आपके पास में 30 दिन का समय है। अब आपके पास में अभी तो 5 विषय है, 5 ही है ना? 5 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश तो कंपल्सरी है, बाकी आपकी जो भी मैथ्स कॉमर्स फिजिक्स जो भी है। अब 5 विषय 30 दिन, एक विषय को कितने दिन मिल रहे हैं बताओ? कितने दिन मिल रहे हैं एक विषय को? 6 दिन मिल रहे हैं। एक विषय को आपके पास में कितने दिन मिल रहे हैं? 6 दिन। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में कितना टाइम है? 6 दिन मिल रहे हैं। 6 दिन। अब 6 दिन में से 6 दिन को 24 घंटे से आप इसको गुणा करिए। कितने घंटे हैं आपके पास में? 1540। 24 इंटू 6 कितने दिन हो गए? अपन घंटे पे आते हैं, दिन महीने से दिन पे आ गए, दिन से भी अपन घंटों में उतरते हैं। आपके पास में एक 24 घंटे के अंदर आप लोग सोते भी हैं, आप लोग नहाते भी हैं, खाना भी खाते हैं, है ना? तो अगर आप यूँ टाइम को अगर मैनेज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास में एक विषय के लिए आपके पास में मात्र कुछ घंटे बचे हैं। और एक विषय में चैप्टर कितने आपके? कम से कम 20-25 चैप्टर है। तो आपके पास में एक चैप्टर के लिए मात्र मैं ये मान के चलता हूँ 1 घंटा ही बचा है। अगर ये टाइम को डिवाइड करके देखें तो बाकी ये तो कहने को अपने पास में 1 महीना है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर अपन उसको शॉर्ट करके देखेंगे तो समय बहुत कम है।
तो ये तो आप इस तरह से अपना कैलकुलेट आप कर लेंगे और समय को बिल्कुल आप वेस्ट नहीं करें। दूसरी चीज, आपके जो सिलेबस आपका कोरोना के कारण शायद 30% कट गया था, आपको पता है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस एग्जाम में नहीं आएगा उन चैप्टर्स का आप छोड़ दें। बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू आपकी ब्लूप्रिंट आपको आता है। आपके जो एग्जाम का पेपर कैसे बनता है आपको मालूम है, वो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। जब हम लोग दिए गए किसी पेपर कौन बनाता है, हम जैसे लोग बनाते हैं, तो उसके अंदर उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, ज्ञान, अवबोध, कौशल और ज्ञानोपयोग। तो नॉलेज, ज्ञान मतलब सबसे ज्यादा वेटेज होता है। एक पेपर अगर बनता है तो उसमें आपकी जो किताब का जो पहला पेज है उसमें आपने देखा होगा कि ये जो प्रश्नावली है या ये जो चैप्टर है ये 7 नंबर का है, ये 4 नंबर का है और ये 3 नंबर का है और ये चैप्टर 1 नंबर का है। तो जिस चैप्टर में ज्यादा वेटेज है जिन अंकों का, आप उस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छी तरह से क्लियर करें, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में उस चैप्टर में से 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो आप उसको थोड़ा विशेष रूप से देखें। जिसमें से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं उनको भी देखें, जिसमें से 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है आप उसको उस हिसाब से देखें। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का तो प्रश्न आएगा और अपन पूरी एनर्जी उस पर लगा रहे हैं, उसका सवाल समझ में नहीं आया, सुबह से लेकर के शाम तक उसी पर अटके हुए हैं, और एग्जाम में कितने नंबर का आएगा प्रश्न, 1 नंबर का। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अभी इतना कल्चर है, इतना माहौल है एजुकेशन का, माँ बाप, टीचर सब कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और आपके पास में सारी चीजें हैं, आपके पास में पासबुक अलग है, आपके पास में डेस्क वर्क अलग है, आपके पास ट्यूशन अलग है, आपके पास में मोबाइल अलग है। कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग मोबाइल का यूज कर रहे हो, ई कंटेंट सारा जितने भी आपके चैप्टर सारे मोबाइल में पढ़े, इतना सारा आपके पास में मतलब नॉलेज बूस्ट हो रहा है, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, इसमें ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, आपके पास में ज्ञान की कहीं कमी नहीं है। तो आप लोग जो अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ योर मार्क्स, आप आज जाकर के लिखिएगा कि कौन से टॉपिक के वेटेज ज़्यादा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी करें। जैसे मैं बात करता हूँ इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव रेशियो है ना, आते कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के आते हैं ना, और पूरी साल पढ़ो तो भी वो समझ में नहीं आते। जबकि अपने पास पैराग्राफ से कैसे आंसर निकालने हैं, स्टोरी किस तरह से लिखनी है, वो 7-7 नंबर के 4-4 नंबर के उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। प्रश्न सॉल्व करना भी एक कला है। एग्जामिनर के सामने आप नहीं जाते हो, आपकी कॉपी जाती है। हम आपको नहीं पहचानते कि आप इतने इंटेलिजेंट हो या आप इतने, आपको इतना आता है। वो जो 3 घंटे हैं, वो 3 घंटे में आपको आपका परफॉर्मेंस पूरी साल का, मतलब वो कहते हैं ना कि समुद्र भर करके अपने पाठ्यचर्या है ना, पाठ्यचर्या समझते हो, पहली से लगा करके एमए तक अपन लोग पढ़ते हैं पाठ्यचर्या, उन पाठ्यचर्या, फिर बनता है पाठ्यचर्या के बाद बनता है पाठ्यक्रम, जो आप जैसे 12th क्लास को, फिर वो आपका पाठ्यक्रम में, फिर पाठ्यक्रम से बनती है आपकी पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम से बनती है आपकी पाठ्य पुस्तक, फिर पाठ्य पुस्तक से बनते हैं आपके पाठ, फिर पाठ से बनते हैं आपके इकाइयाँ, और इकाई से फिर बनते हैं आपके छोटे छोटे उसमें बिंदु। इस तरह से पूरा उसका एक सेटअप है। तो कहते हैं समुद्र भर के तो पाठ्यचर्या है, तालाब भर के पाठ्यक्रम है ना, कुएं भर के किताब है, और बाल्टी भर के हमें उसमें से पढ़ाते हैं, और लोटा भर करके उसमें से पूछा जाता है, और गिलास भर के हम उसमें से लिख पाते हैं। मतलब पूरी 365 दिन आपने पढ़ाई की, और उसका निचोड़ कितना, सिर्फ कितने घंटे में, आपके 1 साल आपने पढ़ाई की, उसका हम मूल्यांकन कितने घंटे में आपको, अच्छा 3 घंटे तो आप लिखते हो, और हम जैसे टीचर उसको 3 मिनट में उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये है, अब इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ये एक सिस्टम है अपने जो शिक्षा विभाग का। हम सेमिनार में जाते हैं जयपुर, काफी इसका विरोध भी करते हैं
कि पूरा बच्चा 365 दिन पढ़ा और 365 दिन बच्चा पढ़ता है, उसका 3 मिनट के अंदर मूल्यांकन कर लेते हैं कि वो पास होगा या फेल होगा, या उसके इतने नंबर आएंगे या इतने नंबर आएंगे। अभी आप लोग तो बहुत खुश नसीब हो कि आप लोगों को 20 में से आपके 18 नंबर आपके 17 अंक के जाते हैं। हम जब पढ़ते थे हमारे ज़माने में कोई 17 अंक नहीं हुआ करते थे। 9वीं और 10वीं के अंदर, जब मैंने 10वीं पास की थी 93 के अंदर, तो 9th का सिलेबस आता था 60%, 9वीं की किताब का, 10वीं का आता था 40%। अब 10वीं का एग्जाम देना है तो 9वीं की किताब भी याद रखो, और कोई उसमें 17 अंक नहीं। राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट हमारा साहब बैठे, इनको बताया कि कितना फेल का कितना डर था। राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट रहता था 42%, 40%, यानी क्लास में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट उसी क्लास में रह जाते थे। और फर्स्ट डिवीज़न तो कोई अगर आता था ना तो पूरे इलाके में चर्चा होती थी कि वो फर्स्ट डिवीज़न आया। मैं मेरे बैच की बात करूं कि हमारे बीन में सीनियर स्कूल में पढ़ा, ABCD और E सेक्शन तक हमारे जमाने में थे। E सेक्शन में मैं E सेक्शन में था, और उस समय जो फर्स्ट डिवीजन एक देवरी सिंह कागजी खेड़ा वाले हैं, उनके बने 61%, वो फर्स्ट डिवीजन थे। उनका नाम आज भी ऑनर्स बोर्ड में लिख रखा। और मेरे बने थे 59%, जो मुझे कहा बहुत बधाई हो, आपको गुड फर्स्ट डिवीजन बना, गुड सेकंड डिवीजन बना। और 50% से ऊपर सिर्फ 2 जने थे, 53% और 54%। बाकी सब 40% से अबव, आधे से ज़्यादा लड़के फेल होते थे। मूल्यांकन बहुत स्ट्रिक्ट होता था, तो उस समय क्या होता था कि बच्चे सुसाइड कर लेते थे, मर जाते थे बच्चे। फिर गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को चेंज किया। फिर उन्होंने क्या, जैसे ये हम कहते हैं सेमिनार के अंदर, तो बच्चा जैसे हो सकता है एग्जाम में बीमार हो गया, अब उसकी क्या गलती, हो सकता है कि उसने जो पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आया, अब उसको उसकी क्या गलती। तो गवर्नमेंट ने सिस्टम को चेंज किया, फिर 10 नंबर के 17 देने लगे, और भी स्थिति नहीं सुधरी तो फिर उसको 20 नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि बच्चा पास हो जाए। पास होना तो बहुत सरल रास्ते से, और जो पास होते हैं वो मेरे नजर को फेल है। पास होना कोई मायने नहीं रखता, सारे जो भी पढ़ रहे सारे के सारे MA BA सब पास हो रहे हैं, लेकिन वो डजंट मैटर। अब इस समय अगर आपको, अभी तो आपको एकेडमिक में है, अभी आप सब किताबों के साथ में है, when you face the competition to get your job, वहाँ आपको पता लगेगा कि वास्तविक पढ़ाई क्या होती है। तो इसलिए आप लोग अभी आपका पूरा फोकस आपके किताबों के ऊपर आप रखें। आने वाला जो भविष्य है बहुत उज्जवल है, बहुत शानदार है आप लोगों का। कहीं परसेंटेज बन जाए बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं बने कोई इश्यू नहीं। आप लोग जो जितने RS बनते हैं IAS बनते हैं, आप लोग को देखिएगा, मतलब वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में एवरेज थे 70% से 60% थे। बहुत ज़्यादा परसेंटेज बनते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं बने इसका मतलब ये नहीं कि अपने को जो पढ़ा वो नहीं आया। बहुत भाग्यशाली होते हैं, मैंने जो पढ़ा, मैंने जिस पासबुक से पढ़ा वो कि भाई क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, 2 साल मेरे 80% बन गए, और मैंने जो पढ़ा वो नहीं आए, तो इसका मतलब क्या मैं फेल तो हो गया क्या? नो, बहुत सारे चांस मिलते हैं जिंदगी के अंदर। बहुत आप लोगों को आगे बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। कमियाँ अपने जो प्रोफेसर साहब है डिग्री कॉलेज के अंदर, प्रेम सिंह जी, वो 10वीं 3rd डिवीजन पास है बोलो, और आज वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनके 3 लाख रुपये पेमेंट है। इंसान जहाँ चाहे वो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, डजंट मैटर। तो अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ पे आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में 7 में से 7 नंबर ला सकता हूँ, आप उनको बिल्कुल स्किप नहीं करें। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको बहुत अच्छी तरह से आप उनमें से पूरे में से पूरा नंबर लेने की कोशिश करें, और जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ये टॉपिक थोड़े कम समझ में आ रहे हैं, आप सर की हेल्प लीजिएगा। और ज़्यादा देखो, मार्कशीट कोई जिंदगी नहीं होती, याद रखना, मार्कशीट कोई अंतिम विकल्प नहीं, उसी के कागज का टुकड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी खुद की जिंदगी। आप आपके माता पिता के लिए आपको बहुत कुछ आपको करना है। ऐसा नहीं कि परसेंटेज नहीं बढ़े इसका मतलब मैं फेल हो गया, मैं डिसअपॉइंट हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। नो, बहुत इस दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई में वो पीछे थे, लेकिन वो बहुत आगे थे।
तो आप लोग पढ़ने के क्षेत्र के अंदर आप बहुत अच्छी आप मेहनत करें, अपने आप को दिमाग में रखें, है ना। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको अपने आप को फिट रखना है। समय पे सोएं, समय पे आप खाएं, हिसाब से खाएं, है ना। ऐसा नहीं शादी में गए बहुत सारा खा लिया, बीमार हो गए, और वापस आप देखो लिखने की आप में कला होनी चाहिए। आपका आप जो हाउ कैन यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन योर आंसर शीट, आपको पूरा निचोड़ वहाँ पे दिखाना है। जैसे वो इंडियन आइडल्स वगैरह आते हैं ना, उससे वो ऊपर पूरी वहाँ पे दिखा देते हैं कि मुझे 5 मिनट के अंदर मुझे इन सारे जजेस को कैसे इम्प्रेस करना है। तो आप लोग वो कला होनी चाहिए। तो आप लोग जो क्वेश्चन पेपर जो आता है उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, किस प्रायोरिटी से आपको क्वेश्चन करने हैं, और आप बिल्कुल उसमें डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस। जो आता है आपको बहुत कॉन्फिडेंटल तरीके से करें, बिल्कुल शांत रहे, लंबी सांस खींच करके अपने आप को संयत करें, है ना। वहाँ पे जाते हैं तो अपने अपने जो घबराता है, एग्जाम के नाम से देवता भी घबराता है, बोलते इंसान है। परीक्षा बहुत बड़ा शब्द, बोर्ड की परीक्षा, ऐसी बहुत सी बोर्ड की परीक्षा दी आप लोगों ने, तो पहले से बाहर थे तो आ ही गए, अब और क्या डरना। बहुत एग्जाम आते रहेंगे, तो आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होकर के, बहुत ही शांत मन से, बहुत ही खुश होकर के आप लोग आपके एग्जाम को दीजिएगा। अच्छे नंबर आप लाने की कोशिश करें। आप सीक्वेंस से, प्रायोरिटी से आप आपके जो अंक है उसी के अकॉर्डिंग टाइम जो 3 घंटे का भी आपको मैनेज करना होता है कि कौन से प्रश्न कितने नंबर का, 7 नंबर का प्रश्न है, उसको उसी टाइम में पूरा करना है। 1 नंबर के प्रश्न के पीछे ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट लगा दिए, नंबर तो मिलेगा आपको 1 और लिख रहे उसको 10 लाइन है, कहाँ आवश्यकता है। हम लोग कॉपी चेक करते हैं, 2 नंबर का तो प्रश्न है और लिखते हैं उसमें पूरे पेज में आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट, डायरेक्ट आप आंसर लिखें। आपको कई एक्स्ट्रा फालतू चीज़ आपको उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जो जितने नंबर के क्वेश्चन हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप उनको लिखते रहें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको आपको लास्ट में आपको करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, कोशिश करें कि उसमें थोड़ा थोड़ा आप लिखें। फर्स्ट में आपके प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए, जैसा भी आता है वैसे लिखो, क्योंकि हम लोग को भी चेक करते हैं तो कई बार कोई टीचर नहीं चाहता कि उनके स्टूडेंट फेल हो, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि इसको कहाँ आप नंबर दें, कहाँ हम इसको आगे खींचने की कोशिश करें। सारे क्वेश्चन आप अटेंड करें और पॉजिटिवली लिखें। और बाकी अच्छा, हिंदी और इंग्लिश को भी आप कम नहीं समझें, परसेंट 100 नंबर के वो भी है, 100 नंबर के ये भी है, मैथ्स भी 100 नंबर की है ना आपके, फिजिक्स भी 100 नंबर की है, हिंदी भी 100 नंबर की है। तो परसेंटेज ओवरऑल सारे सब्जेक्ट से मिलकर बनते हैं। इंग्लिश के ऊपर भी आप बराबर फोकस रखें, हिंदी के ऊपर भी अच्छा फोकस रखें, अच्छे निबंध लिखने की आप में कला आनी चाहिए। आपके जो आंसर्स आप जो लिख रहे हो वो अकॉर्डिंग टू पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट बना करके आप लिखने की कोशिश करें। डेफिनेट आपके 3 घंटे के अंदर आप बहुत अच्छे आप परसेंटेज बना पाएंगे। मैं भी जब पढ़ता था, हमारे इस प्रकार कोई मोटिवेशन नहीं था। एक बड़ा में लाल में हमारा थे प्रिंसिपल अभी वो, तो वो बताते थे कि आर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छे परसेंटेज पढ़ाए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने अच्छे परसेंटेज का, मैंने भी डबल MA BEd वगैरह सब कुछ किया, और आज मैं एज ए लेक्चरर और RP की पोस्ट पे हूँ। आपकी सीधो कार्यालय है दिल्ली में, और मेरा काम स्कूल, आप लोगों की स्कूल विजिट करना भी होता है, प्लस टीचर्स को ट्रेनिंग देना भी होता है। पूरे काला गुमान से लगा करके बोल रहा था, 3 ब्लॉक के जितने 350 स्कूल्स है, सब स्कूल को विजिट भी करते हैं हम लोग। तो अपने भीम क्षेत्र के बच्चे कहीं किसी से पीछे नहीं है, बहुत इनका IQ लेवल बहुत हाई है। हम लोग अजमेर जिले में भी जाते हैं, पाली में भी जाते हैं, तो मैं कैलकुलेटिव स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो अपने यहाँ के बच्चों का IQ लेवल तो बहुत शानदार है, मगर एक चीज़ बहुत जो उनको पीछे रखती है वो है इनकी लापरवाही। आप लोग तो अपने इस क्षेत्र के बच्चे थोड़े से लापरवाह है, बस वो फोकस नहीं रखते। तो आप लोग अपने आप को फोकस करिएगा। बाकी देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट, आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वो है ना रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, खम ठोक फेरता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकट है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो बत्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं में पाता है।
पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षु यानी गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है पहाड़ बनती ललनाओं का सिंगार। जब वो फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है, टूटे झोपड़ों को महलों में बदल सकता है। इंसान इबादत है खुदा की है पारस पत्थर, जो लोहे को छू ले तो सोने में बदल सकता है। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।